आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। आज फिर से एक प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मुलाकात में हम अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड तमाम पर्सनैलिटीज को आपसे रूबरू करवाते हैं ताकि उनकी जिंदगी से आप कुछ सीख सके, इंस्पिरेशन मिल सके और आप अपने जो आपके इरादे हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको आप अचीव कर सके, जहां आपको अचीव करने में आसानी हो सके। इस शो का मकसद ये भी है कि हम तमाम उन पर्सनैलिटीज को आपसे रूबरू करवाते हैं ताकि अगर आप उनकी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आपको उस फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। आज हमारे साथ पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी मानसी जोशी जी हमारे साथ हैं। एक जाना माना नाम और इनके नाम से आप तमाम लोग रूबरू होंगे और काफी लंबे अरसे से मैं कोशिश कर रहा था इनसे इंटरव्यू करने की, लेकिन हाल ही में मुझे इनका कांटेक्ट मिला तो हमने सोचा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाए। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दानिश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लॉकडाउन कैसे चल रहा है? बस अभी सब घर पे ही है हम। ट्रेनिंग मेरी रुक चुकी है तो जैसे गवर्नमेंट बोल रहा है हम उसी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही बाहर जा रहे हैं। आज से अहमदाबाद में एक्स्ट्रा 7 डेज का ऐसा लॉकडाउन लगा है कि ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगे हमें। उसके लिए भी मतलब पासेस और परमिशंस, मतलब उनको भी मना कर दिया है शॉप्स ओपन करने से। तो काफी पता नहीं डिफिकल्ट जाएगा अभी नेक्स्ट कुछ दिन। तो बस हम पॉजिटिवली मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को। जी मानसी जी, हमें थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बचपन जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं, चाइल्डहुड के बारे में। मेरा चाइल्डहुड काफी इंटरेस्टिंग और फन रहा। मैं मुंबई में रहती थी और मेरी स्कूलिंग भी मैंने मुंबई में ही की। एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में, और वहीं से मैंने अपना 12th तक पढ़ाई की और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं मुंबई की ही एक बहुत ही अच्छी कॉलेज है सोमया, KJ सोमया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिनिश की। और बचपन से ही मैं बैडमिंटन पसंद करती थी खेलना, तो मैंने स्पोर्ट्स जारी रखा खेलना और काफी स्पोर्ट्स में खेलती थी। अलग अलग बैडमिंटन और फुटबॉल की कोचिंग में जाया करती थी और काफी अलग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। और ना ही स्पोर्ट्स बल्कि और भी कई एक्टिविटीज, जैसे स्कूल ड्रामा टीम में थी मैं, डांस, सिंगिंग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं काफी एक्टिव चाइल्ड थी अपने, और काफी फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी। बिल्कुल, आपके एक्सीडेंट के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि what was your perception before being disabled, for the disabled, and how did your perception change, and what was your perception after being disabled?
बिफोर बीइंग डिसेबल्ड मैं काफी मतलब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था डिसेबल्ड वर्ल्ड का। स्पेशली हमारे स्कूल काफी इंक्लूसिव था। हमारे क्लास में कई बच्चे पढ़ते थे जिनको अलग अलग जैसे कि एक काफी अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी हुआ करती थी, और हम उनसे मतलब काफी मतलब हमारा स्कूल काफी इंक्लूसिव था। मेरे फ्रेंड जो थे काफी हम सबके साथ खेला करते थे, पर खुद कभी महसूस नहीं किया था कि डिसेबिलिटी क्या होती है। कभी वो परसेप्शन नहीं रखा था। बस इंक्लूसिव एजुकेशन था, इसलिए हम भी इंक्लूसिव माहौल में पढ़े बड़े। हमारे स्कूल मैंने जैसे कहा था सेंट्रल स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय, तो हमारे यहाँ पर सब बच्चे पढ़ते थे। मैं साइंटिस्ट के एरिया मतलब मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट थे और हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की कॉलोनी में रहा करते थे। तो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं हुआ करता था, जो बहुत ही एक अच्छी सीख और अच्छा शिक्षण मिला था मुझे, जिसके वजह से मैं कहूंगी कि मेरे अंदर इंक्लूशन पहले से ही इम्बाइब्ड था। पर मैं ये तो डेफिनेटली कहूंगी कि मेरा नजरिया अलग था इन द सेंस कि उतना आइडिया नहीं था डिसेबिलिटी के बारे में स्पेशली। तो मैं कहूंगी पर हमारे यहाँ जैसे स्कूल में सब टाइप के बच्चे आते, साइंटिस्ट के बच्चे भी आते थे और हर एक ग्रेड और हर एक जिनके पेरेंट्स हर ग्रेड पे रहते थे सबके बच्चे साथ ही पढ़ते थे। तो वो काफी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि एक एजुकेशन आपको समानता जो सिखाता है वो हमारे यहाँ पर हमें सिखाई गई थी। तो उससे मैं कहूंगी कि काफी अभी भी when I look back I feel really honored that I had such great teachers and very inclusive education. Absolutely yes. पर नजरिया डिसेबिलिटी के बारे में डेफिनेटली बदला मेरे एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट हैंड डिसेबिलिटी महसूस की। कैसे मैं कहूँ, जैसे कि मुझे लगा था मेरे डिसेबल्ड होने के बाद कि दुनिया में एक्सेस होगा कहीं ना, मतलब होपफुली मेरी लाइफ सिंपल होगी, क्योंकि हम कितनी सुंदर स्टोरीज पढ़ते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव हैप्पी स्टोरीज ही पढ़ते हैं, तो हमेशा लगता था कि ऑल मिरेकल्स आर पॉसिबल। बट ऐसा नहीं था। मुझे जब बाहर निकली तो समझा कि मिरेकल्स करके कुछ चीज होती ही नहीं है, सब कुछ है कि अपनी मेहनत से करना पड़ता है। और इंक्लूशन, एक्सेसिबिलिटी, ये भी एक मेहनत है जो शायद से मैं भी उसका भी भागीदार बनने वाली हूँ आगे जाकर। ऐसा मुझे वो टाइम पे लगा कि मुझे भी अब अपनी आवाज उठानी पड़ेगी वही समान हक के लिए जो मैं पहले उसी समान हक वाले जीवन डिजर्व करती थी। पर अब मैं सोचती हूँ कि मुझे वही जीवन डिजर्व करने के लिए भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जितना आसान हमें सुंदर स्टोरीज पढ़ के लगता है उतना आसान तो है नहीं। उसके लिए वो सुंदर स्टोरी बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अभी अगर आप पढ़ेंगे मेरी स्टोरी तो वही सुंदर स्टोरी मिलेगी, बट वो सुंदर स्टोरी बनाने के लिए जो स्ट्रगल है वो तो बहुत किया और शायद बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि ये एक डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है, तो दिस इज रन बाय द ब्लाइंड पीपल इन इंडिया, तो ये चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक स्टोरी के पीछे कितना स्ट्रगल, कितना हार्डवर्क है। तो वही हमारा मकसद रहता है कि लोगों तक वही चीजें पहुंचे। मैंने आपकी स्टोरीज पढ़ी, उसमें बहुत अच्छी चीजें थी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं आपकी स्टोरी। वो एक्सीडेंट जो अनफॉर्चुनेट हुआ, बाद में उसको आपने फॉर्चुनेट में बदला, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हुआ लिसनर्स के लिए। जी क्यों नहीं। मेरा इंजीनियरिंग फिनिश हुआ 2010 में और तुरंत ही मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। और दिसंबर 2011 में एक दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, एक टक्कर हो गई और उसकी वजह से मैं गिर गई अपने 2 व्हीलर से और
ट्रक का पिछला पहिया मेरे ऊपर से चला गया, मेरे पाँव के ऊपर से। तो काफी खराब, काफी बुरा इंजरी था। काफी लोग आसपास आ चुके थे और काफी लोगों ने मदद की। सुबह हुआ था मेरा ऑफिस जाते टाइम एक्सीडेंट, पर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल टाइम चला गया काफी, और उसमें मेरा ऑलमोस्ट शाम को 5:30 बजे मुझको प्रॉपर मेडिकल लाइक अटेंशन जो हम बोलेंगे, ऑपरेशन जो करना पड़ता है ऐसे तुरंत ही करना पड़ता है ऐसे हादसों में, वो मुझे शाम को 5:30 बजे काफी लेट, मतलब काफी घंटे बीत गए थे उसके बाद हुआ। काफी मात्रा में खून बह गया था। मैं पूरे टाइम होश में ही थी, पर ब्लड लॉस की वजह से मुझे लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी टफ एंड डिफिकल्ट। पर डॉक्टर्स और सभी लोगों ने काफी मेहनत की। उन्होंने सब ऑपरेशंस किए। कुछ 5-6 दिन बाद गैंग्रीन सेटअप हुआ, और फिर डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि पैर एम्पुटेशन करे तो ही जान बच सकती है। और 45 डेज में हॉस्पिटल रही। मेरे एक्सीडेंट में मेरा हाथ भी इंजर्ड था, तो हाथ और पैर दोनों में इंजरी था। हाथ में तो लकीली कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़े से रॉड्स और प्लेट्स लगे हुए हैं, विच आई थिंक इज ओके, लाइक अ कंपाउंड फ्रैक्चर। पर जी हाँ, 45 डेज हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयूज, 6 सर्जरीज, दिसंबर का महीना, नया ईयर, सब मैंने हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट किया। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, और उत्तरायण के दिन मैं घर गई थी तो मैं काफी खुश थी कि एक नया फेस्टिवल और नए उत्साह के साथ घर गई थी। तो ये तो मेरा दो चीजें इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज, कहीं मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था तो वहां मुझे मालूम चला कि आपने शेयर किया था कि आप एक लड़की थी स्वर्णा, जिसने अपना एग्जाम मिस किया आपको हेल्प करने के लिए। जी हाँ, अगर मैं आपको स्वर्णिमा का कहूँ तो स्वर्णिमा मेरे पीछे एक बस थी, मेरे स्कूटर के पीछे वो बस में थी, और लकीली बस ने ब्रेक लगा दिया मेरा एक्सीडेंट होते ही, और वो लड़की वो बस में से उतर गई और उसने मुझको मदद की। वो लड़की पूरा टाइम रही वहां पर, सब कोऑर्डिनेट किया। जब मेरे फेस पर मैंने हेलमेट और एक फेस पे पोल्यूशन स्टॉप करने के लिए एक दुपट्टा बांध रखा था, तो जब मैंने हेलमेट उतारी और दुपट्टा उतारा तो उसने मुझे पहचाना कि वो मेरी बहन को पहचानती थी, छोटी बहन को, तो वो उसकी जूनियर थी हमारे स्कूल की। और उसने बहुत देर वो वहां रही, पूरे हॉस्पिटल तक मेरे साथ ही रही। मेरे पेरेंट्स भी आ चुके थे, उसने ही मेरा फोन को अनलॉक करके मेरे घर पे फोन किया। उसने मेक श्योर किया कि वो लोगों से मदद मांगती रही कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, और बहुत मतलब उसने फुल सपोर्ट किया। कहने का भाव यह है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी रहते हैं। तो हर सब हम पता चला कि वो अपना एग्जाम मिस कर चुकी थी, और मेरे एक्सीडेंट के रात उसे बुखार आ गया, क्योंकि उसने इतना ऐसा बड़ा एक्सीडेंट देखा, तो बॉडी भी ट्रॉमा में जाता है, राइट। तो मतलब मेरे आसपास काफी लोग थे जिन्होंने मदद की। पर स्वर्णिमा को मैं एवरी ईयर उसको बर्थडे विश करती हूँ, उसका हालचाल पूछती हूँ, और उसको एक थैंक यू बोलती हूँ, और अपने दिल से तो हमेशा थैंक यू बोलती रहती हूँ, और उसको और वो सभी लोगों को जिन्होंने मेरी मदद की। तो वही था कि मदद सबको करनी होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम वहाँ ट्रेंड नहीं होते या स्किल्ड नहीं होते। तो जो ट्रेंड हमारे ऑफिसर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, जिनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, पुलिस एंड ट्रैफिक हवलदार, इस तरह से एक्सीडेंट में वो लोग काफी शॉक में थे। वो लोग भी काफी थोड़े से बौखलाए हुए मुझे वहां लगे, जो मुझे लगता है कि उनको नहीं होना चाहिए था। और वहां के जो लोग थे उन्होंने बहुत मदद की। तो बिल्कुल हमें ऐसे चीज इससे ये हमें पता चलती है कि हमारे हॉस्पिटल्स का जो हमारी हॉस्पिटलाइजेशन है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको कितनी सुधार के रिफॉर्म्स की जरूरत। और कई रिपोर्ट्स में ये जिक्र भी होता है कि अगर टाइम पर ही लोगों को मदद मिले तो बहुत सारे लोग जो हैं डिसेबल्ड होने से बच सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड की पिक्चर है। ये जान बच सकते कई लोगों की, और कई लोगों की डिसेबिलिटी होने से बच सकती है। आप सोचिए, अगर मैं मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर
हर थोड़े किलोमीटर्स में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल्स है जहां पर लोग बाहर के कंट्री से आते हैं अपनी सारवार कराने। अगर हमारे ही शहरों की ऐसी हालत है तो हमारे छोटे गांव और छोटे एरिया की क्या हालत होगी। और ये कोरोना वायरस के सिचुएशन में तो और डर लगता है कि अगर हम इतने कॉमन चीज जैसे कि रोड एक्सीडेंट जो हर थोड़े टाइम में होते रहते उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं है तो हम कहाँ है। कभी कभी तो डाउट आता है मुझे भी। बिल्कुल। चलिए आप बढ़ते हैं आपकी कहानी की ओर, आपके बैडमिंटन के सफर की कहानी। आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि ऐसे भी स्पोर्ट्स होते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कोई पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, तो आपको ऑफिस में आप ऑफिस के टूर्नामेंट खेलती थी। तो इसमें मुझे दो चीजें बताएं आप, बड़ी जो इंटरेस्टिंग है। एक चीज तो जानना चाहता हूँ, आपने अभी जिक्र किया कि आपके हाथ में रोड्स भी हैं, प्लेट्स भी हैं, तो उसके बावजूद भी आपने टूर्नामेंट जीते वहां ऑफिस में, और फिर आज तो आपको सारी दुनिया जानती है। तो कितना डिफिकल्ट आपके लिए ये हो जाता है, और ये बैडमिंटन का सफर कहाँ से शुरू हुआ आपका? तो बैडमिंटन तो जैसे मैंने आपको कहा बचपन से ही मैं खेलती थी, अपने स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट सबको रिप्रेजेंट करती थी मैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने जब रिकवरी के बाद जब रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस होता है जहाँ हमें प्रोस्थेटिक लेग लगाया जाता है, हम चलना सीखते हैं, तो वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को क्विकन करने के लिए मैंने बैडमिंटन का इस्तेमाल किया। जो स्पोर्ट्स मुझे बचपन से पसंद था वो स्पोर्ट्स, मेरा भाई भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो हम दोनों कोर्ट चले जाते थे, साथ ही रैकेट लेके खेलते थे। और मतलब मैं ज्यादा मूवमेंट तो नहीं करती थी पर उससे मेरा मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, बैलेंस बढ़ना शुरू हुआ। हम हमेशा क्रचेस लेके चलते, क्रच हमेशा अपने हाथ में, छड़ी जो हम कहते हैं हाथ में रखते हैं सपोर्ट के लिए, बैलेंस के लिए। तो धीरे धीरे वो बैडमिंटन में बैलेंस बनता गया और वो छड़ी का छूटना शुरू हो गया। कभी कभी मैं भूल जाती थी कि मैं छड़ी भी इस्तेमाल करती हूँ अपने सपोर्ट और बैलेंस के लिए। तो मैं अनअसिस्टेड चलने लग गई स्पोर्ट्स के वजह से। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में ऐसे कॉन्सुलेशन जैसे होता है ना, अरे बेचारी डिसेबल्ड है वो खेल रही है, खेलने दो, ऐसे मुझे मिलता था कभी कभी मल्टी कॉर्पोरेट स्पोर्टिंग इवेंट्स में। बट मेरे ऑफिस में बहुत ही रेस्पेक्ट था क्योंकि मैं अपने ऑफिस के टूर्नामेंट में जीत चुकी थी उससे पहले। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आफ्टर एक्सीडेंट खेला तो सबने मुझे एनकरेज ही किया था। मेरे ऑफिस वाले बोल रहे थे कि तू तो चाहिए ही, हमको इतना आइडिया नहीं है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, तू तो प्लेयर, तू खेल चुके, तू बस आ जाना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, रैकेट लेके आना, क्या पता हम खेल लेंगे। तो रैकेट लेके चली गई थी मैं और वो टूर्नामेंट में खेली तो मैं गोल्ड मेडल लिया था। तो वो गोल्ड मुझे काफी प्रोत्साहित किया, ऑफिस में भी काफी नाम हो गया क्योंकि एक टाइम पे जब मेरे चर्चे होते थे कि एक्सीडेंट हुआ था, अभी सडनली चर्चे होने लग गए कि ये गोल्ड मेडल ला रही है। तो आइडेंटिटी चेंज करने लग गई। स्पोर्ट्स ने मुझे काफी इंस्पायर किया, हेल्प किया और मैंने वो स्पोर्ट्स परस्यू किया। एक 2014 में स्पोर्ट टूर्नामेंट मैंने खेली एक्सीडेंट के कुछ 2 साल बाद, और वहां भी मैं जीती। तो मैंने फेसबुक पर फोटो डाला था मेरा, क्योंकि मैं तो बहुत फेसबुक, इंस्टा सब में बहुत फोटोज अपलोड करती थी, पसंद था मुझे करना। तो वहां पर मेरे काफी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में भी फ्रेंड्स बन गए थे इतने सालों में, 2 साल में। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, नीरज जॉर्ज, जो खुद एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर था, उसने कहा कि तुम इसको परस्यू करो, तुम क्यों नहीं खेलती। तो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट पैरा बैडमिंटन, और फिर मैंने वो स्पोर्ट्स परस्यू किया। पर शुरुआत तो मैंने सिर्फ रिहैब के लिए की थी, पर फिर मैं सडनली नेशनल लेवल टूर्नामेंट और सिलेक्शन ट्रायल्स पे चली गई थी कि देखने के लिए कि मेरा कैसी एबिलिटी है ये स्पोर्ट में। What did you want to be before you became para badminton athlete? बचपन में क्या शौक थे, क्या बनना चाहते थे? मैं तो इंजीनियर बन के, वही जो हम सब जगह देखते हैं, इंजीनियरिंग के बाद MBA के बाद मे बी अच्छी जॉब, मे बी कुछ सालों में VP का पोजीशन, कुछ सालों में क्या पता अच्छी मेहनत की तो अच्छे रोल्स, अच्छी पोस्ट और कंपनी में आगे बढ़ो और CEO बनो कुछ 45-50 इयर्स के एज में। तो ये मेरा वो टाइम पे एम्बिशन था। अभी भी मेरी बुक में मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या करना है मुझे, उसमें यही है, रिटायरमेंट के टाइम पे इतना अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, पोजीशन में ये होना चाहिए। बट देन मुझे जब
अब लगता है कि वो सारे मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस एंड गोल थे और अब शायद से मैं वो नहीं बनना चाहती। Who inspired you the lot? My father inspired me a lot. वो खुद एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने इंडिया के लिए काफी टेक्नोलॉजीज में नए सिरे से बनाई है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स किए जो हमारे देश के न्यूक्लियर साइंस के प्रोजेक्ट में हमें आगे बढ़ा रहे हैं और न्यूक्लियर सेफ्टी में उनका बहुत योगदान रहा है। उसके साथ वो एक टेनिस प्लेयर थे, BARC को रिप्रेजेंट करते थे और वो उनकी पुस्तक को महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार तक मिला है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो मल्टी टैलेंटेड है और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि अपने जो शौक है उसे पूरे करो और उतने अच्छे से पूरे करो कि तुम उसमें बेस्ट बनो। और मैं भी शायद अपने शौक पूरे कर रही हूँ और अपने छोटे छोटे उसमें महारत हासिल कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने मिक्स में भी मेडल जीता है, सिंगल्स में भी और डबल्स में भी। ये तो जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि सुनने में कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं पता होता। जब आपने पैरा बैडमिंटन स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया, उनकी कमेटी को ज्वाइन किया, जब आपको नीरज जी ने अप्रोच किया, तो वहां आपको इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर मिला, आपको सपोर्ट मिली, या वहां आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? कैसे मानसी जोशी मुंबई से अब्रोड तक पहुंची, अलग अलग टूर्नामेंट, लंदन हो, आयरलैंड हो? स्ट्रगल तो रहा ही। कुछ भी ऐसा कोई भी स्पोर्ट करना और वैसे भी फिजिकल डिसेबिलिटी जो हमेशा हमें डिफाइन करती है, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बहुत सारी चीजों में लिमिटेशंस आ जाता है। मेरी भी एम्प्यूटेशन की वजह से मुझे काफी लिमिटेशंस रहा, पर वहाँ जो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में देखा कि सबको लिमिटेशंस है और सब अपने ही लिमिटेशंस में अपनी अपनी महारत हासिल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे उससे बहुत ही मोटिवेशन और उत्साह बढ़ा मेरा बाकी लोगों को देखकर। मैंने भी सोचा कि मेरी अभी तक जो स्किल्स है उसको मैं बेटर कैसे करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसमें भी अच्छा कर सकूं। तो मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग अच्छे से शुरू की, मैंने काफी टाइम लगाया, मैंने अपना बैलेंस जो पहले इश्यूज थे उस पर तो वर्क कर ही लिया था। मैंने अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया, मैंने टाइम यूटिलाइजेशन पे मेन ध्यान दिया, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी वो टाइम पे, मेरा जो सॉफ्टवेयर का था, प्लस मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी। फिर एक टाइम बाद लगा कि ये जॉब मुझे रोक रहा है ये ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने जॉब में से छुट्टी ले ली और वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। फिर वर्क फ्रॉम होम में भी लगा कि मतलब काफी स्ट्रगल था कि टाइम नहीं मिलता था, और स्पोर्ट्स को टाइम लगता ही है। जब आप अपना बॉडी 100% गलाते हो ये सारे काम करने में, तो उसको उतना ही, जितना श्रम करते हैं उतना ही आपको आराम भी करना पड़ता है। तो वो सारा, उसके लिए जो टाइम लगता है वो मुझे जॉब के थ्रू नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसमें से इस्तीफा दे दिया और मैं निकल गई वहां से। और फिर रियलाइज हुआ कि मेरा स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट हमेशा लेना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ कंपनीज को लिखा था जिनका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और कंपनीज मुझे स्पॉन्सर करने लगी है टूर्नामेंट्स के लिए। तो मेरे जो स्पॉन्सर्स है वेल्सपन और मैलकॉम, और अभी आस्क ऑटोमोटिव, बीच में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, और अभी बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स खेलना मन में सबको उत्साह होता है, पर उसको इस तरह से इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलना, उसके लिए हमेशा फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी पूरी की ये कंपनीज ने। हालांकि मैं चाहूंगी कि आगे जाके मुझको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, क्योंकि एंड में तो मैं खेलती कंट्री के लिए हूँ, पर आई थिंक अभी हमारा जो बैडमिंटन स्पोर्ट है उसको गवर्नमेंट का, बहुत कम प्लेयर्स है जिनको मिल रहा है गवर्नमेंट का सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि आगे सभी प्लेयर्स को मिले और उसमें मेहनत करेंगे। पर मेरे स्ट्रगल तो रहा ही था, पर वो स्ट्रगल को मैंने छोटा छोटा स्टेप्स और सीढ़ी बना के एवरीडे वो उस दिन के स्ट्रगल को आगे बढ़ा के नेक्स्ट स्ट्रगल के लिए इंतजाम किया। एंड
रिस्क लिए कुछ, जैसे जॉब छोड़ना, हैदराबाद चले जाना ट्रेनिंग के लिए। हैदराबाद इज लाइक अ मैक्का फॉर बैडमिंटन, तो मैं गोपिच सर के साथ अभी ट्रेनिंग करती हूँ। तो वहां पर कन्विंस करना इतने बड़े कोच को कि मुझे भी ट्रेनिंग दो आपके अंडर, जहाँ पैरा स्पोर्ट्स का पहले उसमें कोई नहीं था। तो टफ ही रहा ये सबको कन्विंस करने को, बट आई थिंक जब आपकी उम्मीद हो और आपको उत्साह हो और आपके अंदर एक जज्बा और जोश हो तो सब आपकी मदद करते हैं, और उसी के द्वारा मैं कर पाई ये सब। चलिए इनके स्ट्रगल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि 11 घंटे जॉब करने के बाद ये रात को प्रैक्टिस करती थी और सुबह 4:30 बजे उठ के भी लगातार ये प्रैक्टिस करती रही हैं, जो इन्होंने अपनी बात में नहीं बताया। तो पूरा दिन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहले 11 घंटे 9 घंटे ऑफिस में काम करना है, आने जाने ट्रैवल को मैनेज करना है, उसके बाद रात को लेट तक खेलना और सुबह 4:30 उठ के उसके बाद भी खेलना है। वो तो गोपी सर का टाइम था जब मैं पूरा दिन बिजी रहती थी और ऑफिस में भी बहुत प्रेशर होता था। हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन पे जा रहा था, मतलब हम जब कोडिंग करते हैं तो प्रोडक्शन पे कोड जाना मतलब सबसे बड़ा टास्क होता है, तो वो टाइम पे ही जा रहा था, तो बहुत स्ट्रेस भी था। तो हाँ, काफी मेहनत करती थी। जब मेरे सारे फ्रेंड्स चाय सुट्टा ब्रेक के लिए ऑफिस में से निकलते थे तो मैं जाती थी पार्किंग लॉट में, अपनी खुद की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करती थी, थोड़ा सा शैडो प्रैक्टिस करके आ जाती थी। तो एवरी मिनट में अपना यूटिलाइज करती थी। शुरुआत में मुझे टफ लगा, बट थोड़े टाइम में आदत हो गई और मैं पूरा दिन फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड होके भी अपने आप को फिट रख पाती थी और हैप्पी रख पाती थी। 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लिसनर्स के प्रोस्पेक्टिव से। एक, अगर किसी को पैरा बैडमिंटन में जाना है तो व्हाट इज द वे, एक तो वो बताएं उन्हें। दूसरी, आज आप इंडिया के लिए गोल्ड भी लाई हैं, सिल्वर भी लाई हैं, ब्रॉन्ज भी लाई हैं, क्यों गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या हम अभी ये मान के चले फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव अभी फ्यूचर इंडिया में नहीं है इस पर, और क्या आपके गवर्नमेंट को सजेशंस रहेंगे? पैरा बैडमिंटन में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल टूर्नामेंट से ही आने का चांस है। तो वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है और अपना लाइक एक लेवल पे पहुंचना है वो टूर्नामेंट्स में। उस लेवल पे आने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जरूरत है। वो प्रशिक्षण आप अपने ही आसपास के कोई भी एरिया में आपके जो कोचेस है उनके थ्रू ले सकते हैं, और फिर आप टूर्नामेंट्स खेलिए और फिर आप वो टूर्नामेंट्स के द्वारा सिलेक्शन होगा और उसके थ्रू आप नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकते हैं। ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपने कहा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मैं कहूंगी कि ऐसे तो पैरा स्पोर्ट्स को फंड मिलते हैं गवर्नमेंट से, पर मैं मानती हूँ कि वो फंड्स और मिल सकते हैं। मेरा स्पोर्ट पैरा बैडमिंटन जो है वो थोड़ा फंसा हुआ है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो कहता है कि हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, बट वहां से पे जो हमारे फंड्स जो है वो डिसेबिलिटी एसोसिएशन दैट इज पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को मिलते हैं। तो वो सब के चलते चलते हमको फंड्स नहीं मिलते, दोनों के कंफ्यूजन के वजह से। तो जो भी प्लेयर्स टॉप स्कीम में आते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा खिलाड़ियों के लिए। अगर आप उस स्कीम में आते हो तो आपके सारे टूर्नामेंट्स का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ट्रेनिंग और टूर्नामेंट का खर्चा। पर जो भी प्लेयर्स वो स्कीम में नहीं है उनका नहीं लेती। तो जैसे मैं वो स्कीम में नहीं हूँ क्योंकि मेरा इवेंट जो है वो पैरालंपिक्स में नहीं है, सिंगल्स इवेंट, तो इसलिए मेरे खर्चे जो है वो मुझे ही उठाने पड़ते हैं। तो हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस और उनके ऊपर कि कल जाके हमारा स्पोर्ट आगे कैसे बढ़ेगा अगर हमारे प्लेयर्स को फंड्स नहीं मिल रहे या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने के लिए फंड्स नहीं मिल रहे। आप प्लेयर्स को फंड दे रहे हो तो वो सिर्फ प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, पर स्पोर्ट का क्या, ग्राउंड ग्रासरूट लेवल पर क्या, आप जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लोगों को ट्रेनिंग दिलवानी है, वो सब का क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो उठते हैं हमारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस पर।
फ्यूचर तो ब्राइट है पैरा स्पोर्ट्स का। ये मैं क्यों कहूंगी, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सभी को जो यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल्स है, सभी कंपनीज को, सभी फेडरेशंस को, या फिर इंक्लूजन डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो सभी लोग चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, कॉर्पोरेट्स चाहते हैं। तो हम एथलीट्स को स्पेशली इसका बहुत फायदा है, पैरा एथलीट्स को। हम सबको कॉर्पोरेट्स को भी इसी तरह से रेस करना चाहिए अपना इश्यू। अगर देखो, जैसे मैंने आपको कहा गवर्नमेंट से फंड नहीं है, पर फिर मुझे कॉर्पोरेट से फंडिंग मिल रही है, जो आपको मैं बता दूं कि इंडिया में ऐसे बहुत ही है जिनको कॉर्पोरेट कंप्लीटली फंड करती है, और उनमें से मैं हूँ। पैरा एथलीट्स नहीं, मैं एबल बॉडीड एथलीट्स की भी बात कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा मेरी सारी फंडिंग कॉर्पोरेट थ्रू हो रही है। और आई थिंक कुछ सालों में ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई कहाँ से भी फंडिंग ले, बस इंसान आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट्स हो या कोई भी हो, एनजीओस हो, सब आगे आए और ये सारी चीजों में फंड करना शुरू कर दे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और अभी तक सब लोग फंडिंग करते थे तो वो सब एनवायरमेंट भी इग्नोर था, पर एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, ये सब पे सारी फंडिंग जाती थी कंपनीज की। पर आज उनके लोग भी काफी सोच भी सबकी बड़ी है, और वो भी डिसेबिलिटी, एनवायरमेंट और ये सारी चीजों में भी फंडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि है फंडिंग अवेलेबल है लोगों के लिए। अगर चाहिए तो आप अप्रोच कीजिए कंपनीज को और उनको बताइए आपके एम्बिशंस, और कंपनीज तो फंड करेगी, बस आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया से है, और बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं होती कि कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है, कॉर्पोरेट को अप्रोच करना है, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का टैलेंट रह जाता है। जबकि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, जब पैरालंपिक कमेटी में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा नहीं काफी इजी हो जाता है सभी के लिए। जी, ये बात आपने एकदम राइट कही, क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे इनको अप्रोच। तो हम एक सेशन कर सकते हैं ऐसे एथलीट्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ, कि इनको बताया कि जब तक आपको पता है गवर्नमेंट में अपनी एक फाइल पास कराने में कितना ही टाइम लगता है। मैंने एक फाइल डाली है कि हमको इक्वालिटी चाहिए कैश अवार्ड्स में, तो वो तो मतलब पता नहीं कब पास होगी। तो वो सबको बहुत टाइम लगता है। पर मैं वही जानना चाहता था कि क्या प्राइज भी आप लोगों को दिया जाता है जो बाकी प्लेयर्स को मिलता है मेडल लाने के बाद, या उनके कंपैरेटिवली कम है, या बिल्कुल नहीं मिलता? प्राइज मनी हाँ काफी डिफरेंट है, जैसे हर एक स्टेट लेवल का अलग प्राइज मनी का स्कीम होता है। तो प्राइज मनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये हमारी पीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू 2016 के एक्ट के बाद उन्होंने तो समांतर सारा हक देना शुरू कर दिया। जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स एबल बॉडीड एथलीट्स को मिलते हैं, वही रिवॉर्ड्स हमको भी मिलते हैं, विच इज लाइक रेवोल्यूशनरी डिसीजन एंड ग्रेट थिंग दैट गवर्नमेंट हैज डन, एंड दिस हैज बीन डन सिंस 2-3 years नाउ। पर स्टेट लेवल तक अभी तक वो नहीं हुआ है। हर एक स्टेट ने इक्वल प्राइज मनी देना शुरू नहीं किया है, विच इज जैसे कि मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें इक्वल प्राइज मनी नहीं दिया जाता। तो अब गवर्नमेंट, उसमें सत्ता इतनी बदली है, लोग इतने बदले हैं कि एंड में तुम किसको कन्विंस करो उसी के ऊपर होता है, जो मुझे लगता है गलत है। तो गवर्नमेंट में काफी टाइम लगता है अपनी फाइल पास होने में, डिसीजन लेने में, जो सबका अपना अपना टाइम होता है। सब मिनिस्टर्स की कैपेबिलिटी तो नहीं बोलोगे, उनके पास जो टाइम अवेलेबल है उसके ऊपर उनके डिसीजन मेकिंग और वो सब पे ही डिपेंड होता है। आई थिंक मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिला किसी को ज्यादा पुश करने को। एक लेटर लिख दिया था, थोड़ा मिल के आ गई थी मैं थोड़े मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर सबसे, पर फिर वो बदल गए, मेरे सारे लोग चेंज हो गए। अब मुझे लगता है और वापस मेहनत करनी पड़ेगी। और वो सारा टफ है, क्योंकि आपको सब लोगों को वापस नए लोगों को पूछो कि भाई कोई कॉन्टेक्ट करवा दो। तो आई थिंक वो एक है जो एक पेंडिंग टास्क है, मुझे लगता है वो करना है। It needs to be changed.
करेक्ट। तो उसके लिए मुझे भी लोगों की जरूरत, लोग एक आवाज चाहिए जो मेरे साथ उठ सके और ये चीज की डिमांड कर सके। बिल्कुल। थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंसेस बताएं आपके, कैसे रहे सेट्स के ऊपर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने खेली, जहाँ आपने सिल्वर जीता। आपने एक जगह पे जिक्र किया था, दो चीजों का जिक्र किया था। एक तो अपने देश में तो हम तिरंगे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो इम्पोर्टेंस पता लगता है, कैसे हमारे फीलिंग्स आती है हमें तिरंगे को देख के, उसको पकड़ के, तो एक अलग ही जज्बा होता है। दूसरा, एक टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब आप मिक्स्ड डबल खेल रहे थे, तो वहां आपको अंडरडॉग कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन वहां आपने जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी उसको हराया था। व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आपने एकदम राइट कहा कि जब हम अपने देश में, हम एक्चुअली वो गलत है, हम अपने देश में भी तिरंगा बहुत मानते ही है, पर हाँ शायद कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि अरे हाँ ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो बहुत ही लाइक महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो पहले से ही नेशनल एंथम का थिएटर्स में जाओ या कहीं भी जाओ, वहां पे नेशनल एंथम बजाया जाता था। और हर बार मैं जब भी नेशनल एंथम गाती थी ना, हमेशा मुझे इमोशनल फील होता था, आंखों में ऐसे एकदम प्राइड से आंसू आए, ऐसा जो होता है वो मुझे हर बार होता था। मे बी थिएटर्स में भी, विच आई थिंक काफी लोगों को ये फीलिंग ऑफ प्राइड आती है। पर आप बाहर के कंट्री में जाएंगे और वहां पर अगर आप अपने ही धुन सुनेंगे ये नेशनल एंथम की, और आपके वजह से, अगर आप सोचिए कि आपके वजह से सारे ऑडियंस में लोग खड़े हैं और तिरंगा ऊपर जा रहा है और आपका नेशनल एंथम बज रहा है, वो आपको आप ही महसूस कीजिए वो फीलिंग को, वो ऑरा को। वो इतना ऑसम है, इतना अमेजिंग है कि रोंगटे खड़े होने वाला एक्सपीरियंस होता है। वो हर एथलीट के लिए होता है और हर एथलीट यही चाहता है कि वो भी इसका भागीदार बने। और सब, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे, सभी लोगों के, जब हम भारत का जो जनगण मन सुनते हैं, सबके अंदर वो फीलिंग आता है। एंड आई थिंक इट्स वर्थ फीलिंग इट, एंड सबको ये एहसास होना चाहिए। तो अगर आप किसी को मौका मिले तो जरूर जाइएगा ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने या देखने। दूसरा आपने मुझे पूछा, दूसरा आपने क्या पूछा? अच्छा, वो टूर्नामेंट रिलेटेड। तो 2015 में जब मैंने, जैसे आपको कहा था, हम बहुत ट्रेनिंग कर रहे थे, बैडमिंटन भी खेल रहे थे, ऑफिस भी जा रही थी, और वो मेरा फर्स्ट मेडल था 2015 का, सिल्वर मेडल। तो हाँ, मतलब अंडरडॉग्स तो मुझको हमेशा कंसिडर किया गया। 2017 के भी टूर्नामेंट में जहाँ मुझे गोल्ड मिला, वहां पे भी अंडरडॉग ही कंसिडर किया गया है, क्योंकि मैं जो मेरे स्पोर्ट्स में मेरी डिसेबिलिटी के काफी कम लोग खेलते हैं, बहुत कम मौका मिलता है, और हमेशा लगता है कि अरे होगा नहीं होगा। पर मैंने इस साल बहुत मेहनत की थी कि मैं कुछ भी अनटर्न ना रखूं। मैंने अपने स्पोर्ट्स प्रोस्थेटिक परचेज किया था, स्पोर्ट्स प्रोस्थेसिस पे बहुत ट्रेनिंग की थी, और उसी पे मैंने खेला। मेक श्योर किया कि उसका सब कुछ, उसका फुल फायदा लूं। अकेडमी में भी मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, और हमने सारे पुराने वीडियोस देख रखे थे टूर्नामेंट के, मैंने और कोचेस ने। और मेरे ऊपर जो हमारे ट्रेनर है राजू, उन्होंने इतना मेहनत किया था पूरा टाइम, मतलब इतना फिजिकली हमें ड्रेन करना, 8-8 घंटे अगर आप कोर्ट में हो तो आप सोचो कितना फिजिकली ड्रेनिंग होता है। तो वहां पर हम उसमें मुझको ट्रेनिंग करना होता था, गर्मी में, धूप में तो नहीं, बट हाँ गर्मी में, दोपहर को, और ऐसे कोई भी टाइम पे, तो काफी टफ था। तो जब वहां मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल्स खेल रही थी, तो मैंने कभी, जो मेरी ओपोनेंट है पारुल दीदी, उनके अगेंस्ट मैं जीती नहीं थी, और सेकेंड सेट में मैंने अंडर 10 में जीत लिया था। तो बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात थी कि मैं एक इतने अच्छे लेवल के प्लेयर के साथ खेला, और बहुत ही अच्छे वे में जीती मैं। मतलब ऐसे 18-19 पॉइंट्स नहीं, पर सीधा 21-7 का जो स्कोर कहते हैं, वो काफी मतलब उसमें आप देखेंगे काफी डिफरेंस है। तो तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि आई एम केपेबल टू डू डिफरेंट थिंग्स, एंड आई एम केपेबल टू इवन विन अ गोल्ड। और वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड, ये टूर्नामेंट 2 साल में एक बार होता है,
तो वो आपके साथ रहता है, वो टैग आपके साथ, चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन का टैग अब मेरे साथ 2 साल तक है। तो यही एक बहुत गौरव की बात है। व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? अगर 1-2 मोमेंट आपको डिफाइन करनी हो अभी तक, तो वो कौन सी मोमेंट्स है? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट्स, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ स्पोर्ट्स परस्यू करने में, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट मैं बोलूंगी कि मैंने जब एक डिसीजन लिया स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए, एक रिस्क लिया, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, इम्पोर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि मैंने एक बहुत ही स्टेबल, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, काफी अच्छी जॉब पे थी, काफी अच्छा रोल कर रही थी, और मैंने वो सबको छोड़ दिया एक ऐसे चीज के लिए जिसका हमें कोई आइडिया नहीं कि उसमें सक्सेस है कि नहीं है। स्पोर्ट में जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जीतने की, ऐसा एक स्पोर्ट चुना, ऐसा एक उसके लिए मैंने सब कुछ गिव अप किया। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, और मुझे याद रहेगा कि, और ये मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा कि कुछ अचीव करना है तो रिस्क लेना है और कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ दो। मैंने सेविंग किया और उसके बाद छोड़ा, मैंने मेक श्योर किया कि बैकअप तैयार रखूं कि कुछ प्रॉब्लम होता है, जॉब करना पड़ता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो मैंने बैकअप्स तैयार किया और फिर छोड़ा। पर वो डिसीजन मैं काफी बोल्ड था, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट है। इसके ऑपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे टची मोमेंट कौन सा रहा अब तक आपकी लाइफ में? तो जिस चीज के लिए मैंने ये सब छोड़ा, स्पोर्ट के लिए अपना सारा स्टेबिलिटी छोड़ा, वो स्पोर्ट में मैंने जब एक मेडल उसमें जीता गोल्ड के लेवल का, तो मुझे काफी इमोशनल फील हुआ था, और मुझे लगा कि हम सब कर सकते हैं, बस कभी मेहनत किसी किसी से हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, शायद सबसे मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, पर अगर हम मेहनत करें और करते रहे तो सब कुछ हम कर ही सकते हैं। तो वो काफी टची था, वो मेरा गोल था। आपके रोल मॉडल कौन है? आपने पिता का तो बताया, वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में मुझे सेरेना विलियम्स, रॉजर फेडरर, ये जो है टेनिस के प्लेयर्स काफी पसंद है मुझे। साइना नेहवाल का गेम और सिंधु भी मुझे काफी पसंद है। श्रीकांत के दिन भी काफी अच्छा खेलते हैं। गोपी सर तो मतलब वो तो ऐसे एक मेरे रोल मॉडल है जिनके साथ मैं बातें कर सकती हूँ और अपने सारे एम्बिशंस डिस्कस कर सकती हूँ। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने रोल मॉडल्स के साथ बातें करने का और मिलने का मौका मिलता है, तो गोपी सर है। सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु से मिलने का मौका मिला, उनसे बातें हुई? अकेडमी में ट्रेन करते हैं हम, साथ ही एक ही अकेडमी में खेलते हैं। तो कैसे एक्सपीरियंसेस है? अच्छे, वो लोग बहुत स्वीट है। जिम में मिलते हैं या तो कभी खेल, उनका सेशन चलता रहता है तो बीच में कुछ हेलो हाय हो जाता है। काफी मतलब ऐसे बैठ के बातें करने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि हम सब अपने सेशन में बिजी होते हैं, पर काफी एनकरेजिंग है। साइना नेहवाल तो मतलब बहुत अच्छी है, वो हमेशा पूछती रहती है कि आप क्या टूर्नामेंट है, अब क्या करना है, अब क्या रैंकिंग आ गई है। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा है वैसे। हॉबीज क्या है आपकी? अभी मैं थोड़ा गार्डनिंग पसंद है मुझे, थोड़ा स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, तो सब कंट्रीज ट्रैवल करती हूँ तो स्टैम्प लेके आती हूँ यहाँ पर। और एक टाइम पे बैडमिंटन मेरी हॉबी हुआ करती थी, पर आज मेरा वो एक पेशा बन चुका है। बट अभी तो रीडिंग, आजकल मूवीज देखना या फिर ऑनलाइन जब भी टाइम मिले कुछ टीवी शो कैचअप कर लेना। आप यू वर वेरी एक्साइटेड फॉर द टोक्यो ओलंपिक एंड वो पोस्टपोन हो गया, तो पॉजिटिव वे में देखती हैं, चलिए और टाइम मिला थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए, या थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई? दोनों हैं। डिसअपॉइंटेड तो हुई क्योंकि हम जो टारगेट सेट करते हैं अपने लिए वो सालाना टारगेट सेट करते हैं, तो
डेफिनेटली थोड़ा दुख हुआ कि 2020 से अब एम्बिशन और गोल जो जितनी मेहनत की अब वो और एक साल उतनी ही दम पे या उससे भी ज्यादा करनी है। पर खुशी इस बात की है कि चाइना में जैसे मेरा प्रोस्थेसिस टूट गया था तो अब वो रिपेयर हुआ पर वहां पर मैं सेट नहीं हो पाई, तो अब मुझे वो टाइम मिल जाएगा वो सेट होने का, उसमें यूज्ड टू होने का। तो और मेरे मिक्स्ड डबल्स के जो पार्टनर है राकेश पांडे जी जो हरियाणा से है, उनको भी इंजरी हुई थी तो वो भी अभी हील हो रहे हैं और उनको भी काफी होपफुल हूँ कि फटाफट इंजरीज उनके हील हो गए होंगे अब तक और हम साथ में वापस खेल पाएंगे। 2018 में आपको सिंगल्स में आपको सिल्वर मिला अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं 2018 में कौन से टूर्नामेंट? इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो लास्ट आपने खेला था 2018 में मुझको एशियन गेम हुए थे। जी जी, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला जी। तो एक जब आपने चैंपियनशिप जीती वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उसके बाद आप रातों रात सेलिब्रिटी बन गए, तो एक स्टारडम आपकी लाइफ में आया, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं कि डिड यू एवर थिंक ऑफ दैट और इट वाज सडन एंड कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ मतलब लोग मुझे पहचानने लगे, सड़कों पे लोग पहचानने लग गए, मैं चल के भी जाती हूँ तो लोग मुझे पूछते आपको तो मैंने कहीं देखा है, आपको तो आपके बारे में पेपर में पढ़ा, आप कहीं वो बैडमिंटन प्लेयर तो नहीं है। तो मुझे काफी मैगजीन्स में फीचर किया और मैं कौन बनेगा करोड़पति के शो में भी आई जो एक काफी बड़ी बात है, जिस कौन बनेगा करोड़पति के सेलिब्रिटी एपिसोड में आई। तो ये सारे पहचान मिली, लोग मुझे मेरे अचीवमेंट्स के द्वारा पहचानने लगे, एक न्यू आइडेंटिटी बन गई उसमें कि आप वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे पहचानने लग गए और काफी अच्छे इनविटेशंस मिले। उसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का और मतलब काफी अच्छा हुआ। लोग सबसे बेस्ट था कि लोगों तक मेरी कहानी पहुंची और लोगों ने उसको दिल से अप्रिशिएट किया, मेरे अचीवमेंट को बहुत ही दिल से माना और डिफरेंट लग गया, काफी डिफरेंट है। मीडिया मेरे घर के नीचे थी, जब मैं फ्लाइट लेने के लिए भी जा रही थी तो इतने सारे कैमरास और इतने सारे माइक्स थे जो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से जो आप ऐसे पेपराजी देखेंगे या फिर आप किसी भी सेलिब्रिटीज के यहाँ देखेंगे जिनके पास इतने सारे मीडियाज आ जाती है। तो मेरे मतलब काफी डिफरेंट था, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी सोचा नहीं था पॉसिबल है मेरे साथ इस लाइफ में। तो और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेडल जीत के लोगों के अंदर इतना प्रेम और इतना उत्साह रहेगा। तो काफी अच्छा लगा कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे चैंपियनशिप के मेडल को और काफी प्यार मिला। चलिए, मैंने आपका काफी समय ले लिया, लेकिन दो चीजें मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ। एक चीज बहुत अच्छी जो मैंने बिगनिंग में बोला था मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन काफी लेट आ रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आप बहुत वोकल है और पूरी डिसेबिलिटी कम्युनिटी इसको लेके पिछले 4-5 सालों से बहुत वोकल है। और इंसिडेंटली मई का जो 3rd वीक होता है वो वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी वीक मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। तो आप हमेशा बोलती हैं कि ये एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए जब हम टैक्स पेयर हैं। यू नो, व्हेन यू से दिस यू आर वेरी राइट। इसके ऊपर हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा अपने जो विचार हैं, अपनी बातें हैं, वो लिसनर्स के साथ शेयर करें। जी डेफिनेटली, एक्सेसिबिलिटी इज द नीड। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे वर्ल्ड में अभी तक जो भी इनोवेशंस हुए हैं, टच स्क्रीन देख लीजिए या फिर सेगवे देख लीजिए, सारी डिसेबल्ड लोगों ने ही डिजाइन किए हैं और आज सब लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो ये जो भी कुछ जो भी इनोवेशंस है वो अगर हमारे लिए और हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये भी कहती हूँ जैसे कि मतलब एक्सेसिबिलिटी इज द नीड, मतलब
कितनी बार होता है कि आप व्हील चेयर पे हो पर फर्स्ट फ्लोर कोई बिल्डिंग होता है जो बोलता है कि हमारा तो ग्राउंड +1 है, हमें लिफ्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई बिल्डिंग्स ने आज तक अभी ये ऐलान किया है और ये काफी गलत लगता है। तो वहां जाके भी मैं यही बोलती हूँ कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका कॉन्फ्रेंस रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। मेरे आइडियाज या तो कोई भी जो व्हील चेयर पे उनके आइडियाज फर्स्ट फ्लोर तक आ ही नहीं सकते, पर उनके आइडियाज ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे ले जा सकते हैं, तो आप ये मिस कर रहे हो। तो एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए। तो हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे आके आपको आपकी कंपनी को अगर आइडियाज दे पा रहे हैं, तो आपको वो हमारे लिए होनी चाहिए। आज तक हमारे साथ हमारी जो भी इनोवेशन हुआ, साइकिल हो गया, जो सब 2 पैरों के लिए इन्वेंट हुआ है, तो हम क्यों ना जो भी डिसीजंस ले, ऐसी कुछ डिसीजंस ले जो हर टाइप के डिसेबिलिटी के लिए हो, तो हमारा बहुत ही पूरे समाज का बहुत फायदा होगा। क्योंकि हर पर्सन, nobody is known by their disability, nobody is defined by the disability, everybody is super talented, everybody has that idea and brain where we can take this world to the next level। और उसी के लिए हमको प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि ये नीड है। तो ये तो मेरा मानना है ही, एक्सेसिबिलिटी तो हमें चाहिए ही। और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी नहीं, हमारे विचार में परिवर्तन चाहिए। जहाँ पर कई लोग मुझे कहते हैं, अरे हमने PWD का जो किया था जॉब के लिए, उसमें हमें राइट टाइप के लोग नहीं मिले। पर मैंने उनको पूछा, तुम्हें राइट टाइप के लोग क्या क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते कि वो लोग स्लो चल के आते हैं। बोला, चलने में तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? स्लो चलता है तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी जॉब तो सिटिंग जॉब है। अगर वो अपनी तुम्हारे ऑफिस में स्लो चल के आ रहे हैं, तो तुम उनके ऑफिस में जाओ, तुम उनके डेस्क पर जाओ, उनसे काम लेना है तो तुम्हारे सोच में परिवर्तन लाओ। तुम क्यों फिजिकली किसी को डिफाइन कर रहे हो उनकी स्पीड के हिसाब से? तो ये सब हमारे समाज में थोड़ी सोच है जो हमें बदलनी है। और मुझे लगता है कि जितना ही हम बाहर निकलेंगे, जितना ही हम वर्क प्लेसेस पे और अब जितनी हम आवाज उठाएंगे, उतना ही हमें वो सारी चीजों मिलेगी। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आवाज उठाए, हम सहन ना कर ले। एक चीज मैंने देखी है सब लोगों में, वो है कि हमें सब कुछ चलता है, हम सब एडजस्ट कर लेते हैं। पर मैं हमारे सभी पीपल विद डिसेबिलिटीज, मेरे सारे भाई बहन, उनको ये कहना चाहूंगी कि हमें कुछ चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारा सामाजिक हक है उसके लिए तो हमें फाइट करना ही है। क्योंकि आपने चला लिया तो पूरा जिंदगी सबको चलाना पड़ेगा। और नए जो लोग डिसेबल आ रहे हैं या फिर उनको डिसेबिलिटी हो रही है, वो उनको भी सब एक्सपेक्ट करेंगे हम चलाएंगे। तो वो हमें भी एक वो एटीट्यूड चेंज करना है हमारा, कि हमें अपना हक मांगते रहना है जब तक कि मिले ना। और मेक श्योर करना है कि गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर बिल्डर्स या फिर जो भी सोच रहे हैं वो एक्सेसिबल सोचे। क्योंकि आज आप अगर देखेंगे कि क्योंकि सबने एक्सेसिबिलिटी की डिमांड की थी और लोग एकदम स्टिफ थे उसके रिलेटेड, तो आज हम मेट्रोस, जो भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे मुंबई मेट्रो, सारे सिटी के मेट्रो हो गया, मोनो रेल हो गया, वो सब एक्सेसिबल है। और एकदम 100% तो मुझे पता नहीं है, बट एटलीस्ट उन्होंने तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की है। तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हमने हमारा हक मांगा। और वही मैं सभी लोगों को कहूंगी कि अपना हक एवरी डे मांगते रहिए जब तक मिले ना, क्योंकि वो आपका हक है, आप किसी से ले नहीं रहे, वो आपका है। वो उनका प्रॉब्लम है कि वो आपको दे नहीं रहे या तो लेट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर सारे लोग नेशनल बिल्डिंग कोड को, यूनिवर्सल जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है फॉर द बिल्डिंग, उसको माने तो काफी चीजें उससे सुधार होंगी। तो आपका अब गोल क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरा एम्बिशन है कि समाज में ये जो एक्सेस का जो इश्यू है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस लेवल पे बढ़ूं आगे, अपनी आवाज उतनी ऊंची उठाऊं। पर आवाज पता है क्या, अगर मैं नीचे के लेवल पे रहूंगी और बोलूंगी ना कि ये मुझे चाहिए, तो शायद मेरी आवाज उतनी एम्पलीफाई ना हो जितना मैं एक हायर लेवल पे जाके बोलूं और एम्पलीफिकेशन हो। तो मैं वो हायर लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ जहां पर मैं ये सारी जब बातें आगे रखूं तो उस पे 100%
जोर देकर काम किया जाए तो वहां पहुंचना है मुझे। ऑफ कोर्स मेरा पूरा भी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने जो अपने लिए एम्बिशंस रखे थे कि मुझे एक CEO बनना था या वाइस प्रेसिडेंट बनना था कंपनी में, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो मुझे अभी एकदम मटेरियलिस्टिक लगने लग गया, क्योंकि मैंने जब डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस की तो समझा कि हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी आगे बढ़ने के लिए। तो अब मुझे उसमें डेडिकेट होके तभी मैंने डिसेबिलिटी के बाद ही सोचा कि मैं इसमें डेडिकेट होंगी। स्पोर्ट्स भी एक वही जरिया है कि वो मुझे एक पहचान दिला रहा है, लोगों में एक सोच बदलने का एक माध्यम है, और मैं काफी खुश हूँ ये देख के कि समाज में सोच बदल रही है। मैं आजकल मेरे अगर ऊपर आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं तो मेक श्योर करती हूँ कि किस तरह के आर्टिकल्स ना आए अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो। जैसे अगर कोई बोल दिया कि आप एक पैर पे भी इतना कर सकती है, मैं बोलती हूँ ये आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप मेरी डिसेबिलिटी को ग्लोरीफाई मत कीजिए, आप मेरी एबिलिटी को ग्लोरीफाई कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ हूँ मोर देन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ओनली थिंग वी रिक्वेस्ट यू एंड वी होप कि आप इसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिसेबल्ड की ये कंप्लेन रह जाती है कि जब कोई हायर अथॉरिटी में चला जाता है, हायर पोजीशन पे चला जाता है, तब वो कम्युनिटी को भूल जाता है। लास्ट क्वेश्चन एक जानना चाहूंगा, क्या आने वाले टाइम में आपकी कोई एकेडमी देखने को मिल सकती है और आपका मैसेज क्या रहेगा लिसनर्स के लिए? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए आपका क्या रोल रहेगा, वो आपने खुद ही बता दिया ऑलरेडी। तो ये दो क्वेश्चन, एक आपका मैसेज क्या रहेगा सोसाइटी के लिए, और रेडियो डॉन को बहुत सारे ये डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है बट बहुत सारे नॉन डिसेबल्ड हजारों की तादाद में सुनते हैं, तो एक आपका मैसेज क्या रहेगा? 120 कंट्रीज में हमें सुना जाता है, तो इसके बारे में बताइए। अकेडमी और ये सब तो मैंने सोचा नहीं है फिलहाल, क्योंकि मतलब अभी तो मैं बहुत ही नीचे के लेवल पे हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है। तो अकेडमी तो मेरा फ्यूचर क्या पता, मतलब देखती हूँ, मैं अभी तक सोचा नहीं मैंने। मैसेज में तो मैं यही कहूंगी कि हम अगर, क्योंकि ये डिसेबिलिटी रिलेटेड रेडियो है और मैं काफी खुश हूँ कि मुझे एक माध्यम मिल रहा है सभी लोगों से अपनी विचार प्रकट करने का, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने वैल्यूज पे स्टिक करके रहना, क्योंकि हम पूरा समाज बदल सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सब एकजुट होके छोटी छोटी हमारी जो आवाज है वो एम्पलीफाई करे, आगे बढ़ाए। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि एकजुट रहिए, एक दूसरे को फॉलो कीजिए, अलग अलग मेथड से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए। बहुत है तकलीफ तो हम सबको है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई भी, मतलब हर लेवल पे कोई भी डिसेबिलिटी हो, छोटी सी बड़ी कोई डिसेबिलिटी हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पर्सन को वो डिसेबिलिटी है उसके लिए तो वो बड़ी ही है। तो सभी से यही कहूंगी कि दूसरों के लिए एम्पैथी रखिए, अपनी ही डिसेबिलिटी नहीं बाकी सभी डिसेबिलिटी के लिए, और एकजुट होके सभी जो छोटे छोटे हमारे एम्बिशंस है अपने एरिया में उसको एम्पलीफाई कीजिए एक दूसरे का साथ देके। थैंक यू सो मच मानसी जी, आपने टाइम दिया, बहुत सारी बातें आपने बताई। उम्मीद है इन फ्यूचर भी आप से बात करती रहेंगी और लिसनर्स से रूबरू होती रहेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद आपकी जर्नी के लिए और शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। इसी तरह आप भारत का नाम रोशन करेंगी, हमारी कम्युनिटी का और देश का नाम रोशन करती रहेंगी। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज एम्पलीफाई करने का, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया दानिश।